सहारा और पल्स जैसी चिटफंड कंपनियों की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक चिटफंड और सोसाइटियों से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की ताज़ा खबर क्या है। नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे केस की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं जिस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सहारा और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के मामले की। कोलकाता की सिटी सेशन कोर्ट में 7 मई को जो सुनवाई हुई उसने कई नए और चौंकाने वाले सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए सीधा अदालत के उस आदेश पत्र या कहें ऑर्डर शीट को डिकोड करते हैं जिसने इस पूरे मामले में एक नया मोड़ ला दिया है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आखिर उन 20 हाई प्रोफाइल डायरेक्टर्स का हुआ क्या जिनके खिलाफ कोर्ट में आरोप तय होने वाले थे। देखिए, ईडी ने अपनी जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें कोई एक या दो नहीं बल्कि पूरे 20 शीर्ष अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है। लेकिन 7 मई को अदालत के भीतर का नजारा सच कहूं तो बहुत ही रहस्यमयी था। कुछ लोग तो हाजिर हुए लेकिन बहुत से लोग पूरी तरह से गायब रहे। ऐसा क्यों हुआ, इसे आज हम पूरी तरह से डिकोड करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। पहला, 7 मई की सुनवाई। दूसरा, कानूनी आरोप तय होने की प्रक्रिया। तीसरा, 20 आरोपी डायरेक्टर्स। चौथा, गायब आरोपियों का रहस्य। और अंत में अगला कदम यानी 21 मई की तारीख। सेक्शन 1, 7 मई की सुनवाई। किसी भी कानूनी मामले को समझने के लिए उसके बेसिक्स को जानना बहुत जरूरी है। तो ये है मनी लॉन्ड्रिंग केस 10/11/2025। इसकी सुनवाई कोलकाता की सिटी सेशन कोर्ट में चल रही है और इस मामले की अध्यक्षता कर रहे हैं चीफ जज सुकुमार रॉय। ये वो दिन था जहां ईडी की चार्जशीट पर एक बेहद अहम फैसला होना था। मतलब ये कोई रूटीन तारीख नहीं थी बल्कि एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई की शुरुआत का दिन था। अब देखिए, जज सुकुमार रॉय ने जो आदेश जारी किया है वो वैसे तो सिर्फ एक पन्ने का है, लेकिन उसमें पूरे 15 पॉइंट्स हैं। 15, और ये 15 पॉइंट्स अपने आप में बहुत कुछ कह जाते हैं। 7 मई को कोर्ट रूम के भीतर क्या क्या हलचल हुई उसकी पूरी तस्वीर इन पॉइंट्स में साफ हो जाती है। इस आदेश का हर एक बिंदु ये बताता है कि कौन सा आरोपी किस स्थिति में था और अदालत का उस पर क्या रुख रहा। सेक्शन 2, कानूनी आरोपों का तय होना। यहाँ हमें संज्ञान या कॉग्निजेंस लेने की प्रक्रिया को समझना होगा। आसान भाषा में कहें तो ईडी ने पहले ही अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी थी। 7 मई का दिन इसलिए तय किया गया था ताकि अदालत आधिकारिक रूप से यह तय कर सके कि आरोपियों के खिलाफ कानून की किन धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा। इसे ही चार्ज फ्रेम करना कहते हैं। अगर उस दिन चार्ज फ्रेम हो जाते तो आरोपियों के खिलाफ ट्रायल तुरंत शुरू हो जाता। दांव पर सच में बहुत कुछ लगा था। सेक्शन 3, 20 आरोपी डायरेक्टर्स। एक बार फिर इस नंबर को ध्यान में रखना जरूरी है, 20। ईडी की चार्जशीट में सहारा के टॉप लेवल के पूरे 20 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसमें बड़े अधिकारी, डायरेक्टर्स और पार्टनर्स शामिल हैं। ये संख्या ही बता देती है कि ईडी का एक्शन किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है बल्कि ये पूरे शीर्ष नेतृत्व को कवर कर रहा है। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब हम ये देखते हैं कि अदालत की प्रक्रिया में हिस्सा किसने लिया। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि 7 मई को आखिर हुआ क्या। कुछ नाम बहुत ध्यान देने वाले हैं, जैसे आरोपी नंबर 2 अनिल इब्राहिम जो जेल में हैं, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हाजिरी दी। आरोपी नंबर 1 जितेंद्र प्रसाद वर्मा कोर्ट में मौजूद थे, वो अभी बेल पर हैं। आरोपी नंबर 14 सुशांतो रॉय और 15 जयब्रोतो रॉय भी ऑडियो वीडियो के माध्यम से जुड़े। वहीं आरोपी नंबर 13 सीमांतो रॉय के वकील ने समय मांगते हुए एक याचिका दायर की। और ओपी श्रीवास्तव जो बेल पर हैं, वो खुद नहीं आए लेकिन उनके वकील ने कोर्ट से समय मांग लिया। मतलब इन लोगों ने किसी न किसी रूप में अदालत का सामना किया। सेक्शन 4, गायब आरोपियों का रहस्य। और यहीं पर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखता है। एक तरफ वो मुट्ठी भर लोग हैं जो कोर्ट के साथ एंगेज कर रहे हैं, चाहे वीडियो से या टाइम एक्सटेंशन मांगकर, लेकिन दूसरी तरफ एकदम रेडियो साइलेंस, सन्नाटा। कोर्ट के आदेश का पॉइंट नंबर 8 साफ साफ कहता है कि आरोपी नंबर 3 से लेकर 12 तक और 17 से लेकर 20 तक कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, उनकी तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया। ये बात वाकई में हैरान करने वाली है। सोचने वाली बात है, इन मिसिंग डायरेक्टर्स की स्थिति बहुत ही अजीब है। इन पर जो एफआईआर दर्ज है वो नॉन बेलेबल है, गैर जमानती। इसके बावजूद कोर्ट में इनकी हाजिरी जीरो। ना कोई वकील भेजा, ना ही जमानत की कोई अर्जी दी।
इसमें आरोपी नंबर 12 स्वप्ना राय जैसे अहम नाम भी शामिल हैं। ये पूरा का पूरा समूह ऐसा बर्ताव कर रहा है जैसे इस केस का कोई वजूद ही ना हो। कोर्ट भी इस बात को नोट कर रहा है कि आखिर 20 में से 14-15 लोग एकदम साइलेंट क्यों पड़े हैं। सेक्शन 5 अगला कदम 21 मई। तो 7 मई को जो कॉग्निजेंस लेने और चार्ज फ्रेम करने का काम होना था, वो वकीलों की मोहलत मांगने और कई आरोपियों के गायब रहने की वजह से टल गया। लेकिन ये सिर्फ एक देरी है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अब 21 मई को इस पर अगली सुनवाई होगी। यानी जो टकराव 7 मई को होना था, वो अब 21 मई को शिफ्ट हो गया है। प्रक्रिया रुकी नहीं है, बस अगली तारीख का इंतजार है। और यही हमें इस पूरे मामले के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। 21 मई को क्या होगा? क्या अदालत उन खामोश और गायब डायरेक्टर्स के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करेगी, या फिर क्या ईडी 21 मई से पहले ही कुछ अचानक गिरफ्तारियां कर लेगी? कानूनी तौर पर दोनों ही मुमकिन है। फिलहाल पत्ते नहीं खोले गए हैं, लेकिन एक बात तय है कि 21 मई का दिन इस मामले की दिशा तय कर देगा। हम सबको इंतजार रहेगा कि अदालत और जांच एजेंसी का अगला कदम क्या होता है। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जल्द ही एक